जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है बूढ़ी माँ की बेदर्द मौत। बेटा बहू लाचार बीमार माँ को कमरे में बंद करके घूमने चले गए। 1 महीने बाद जब लौट कर आए तो घर में उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनकी आंखें बाहर आ गईं। सविता जी बहुत ही नेक दिल की सुलझी हुई महिला हैं। सविता देवी जी की उम्र 65 साल की है। वह अपने बेटे बहू के संग दिल्ली में रहती हैं। पहले तो वे अपने पति के संग गांव में ही रहती थीं, लेकिन पति के देहांत के बाद अपने बेटे और बहू के पास दिल्ली में रहने लगी। अब उनके परिवार में एक बेटा और बहू है। ऐसा नहीं कि सविता देवी जी की कोई दूसरी औलाद नहीं थी। उनका एक और बेटा था, रोहन। जब रोहन 3 साल का था तो अपने पिता के संग स्कूल एडमिशन कराने के लिए जा रहे थे। तभी किसी कार दुर्घटना में उन दोनों की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार करके अपने इकलौते बेटे राजीव और अपनी मां समान सास के साथ बड़ी ही मुश्किल से जीवन व्यतीत करने लगी। अपने पति और बेटे की मृत्यु के बाद सविता जी पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उस समय राजीव 5 साल का था। अपने बेटे और बूढ़ी सास की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को संभाला। घर चलाने का जरिया थे किशन लाल जी, जो अब इस दुनिया से नहीं रहे थे। अपने बेटे और बूढ़ी माँ की देखभाल करने के लिए सविता जी ने नौकरी करने की सोची। सविता जी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्हें स्कूल में नौकरी मिल गई। अब सविता जी की तनख्वाह से घर अच्छे से चल रहा था। बच्चे और माँ के लिए सविता जी हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करती थी, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उनके जीवन में कमी थी बस उनके पति और बेटे की। ऐसे ही चलते चलते 6 महीने निकल गए। उनकी बूढ़ी सास हमेशा उनसे कहती, बेटा मैं कितने दिनों तक जीवित रहूँगी। इस बच्चे को पिता की और तुम्हें एक जीवन साथी की ज़रूरत है। तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? सविता जी ने कहा, माँ क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आप मुझे क्यों अपने से दूर करना चाहती हो? आपका हाथ मेरे सर पर है तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं बेटी नहीं बेटा बनकर आपकी देखभाल करूँगी, और आप अभी भी कहीं जाने वाली नहीं हो। हम दोनों को आपकी बहुत ज़रूरत है। आपसे ही तो मुझे हिम्मत मिलती है। आप राजीव को संभाल लेती हो, इसीलिए तो मैं नौकरी कर पाती हूँ। माँ हम तीनों को किसी और की ज़रूरत नहीं है। हम तीनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। सविता जी अपनी बूढ़ी सास के होते हुए कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उनकी माँ को तेज खांसी होने लगी और खांसते खांसते कब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अभी बेटे और पति के गम से उभरी भी नहीं थी सविता जी कि सास का हाथ सर से उठ गया था। अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अब उनका बेटा राजीव और वह अकेले ही रह गए घर में। वैसे तो सविता जी के मायके में उनके 2 भाई थे, लेकिन सविता जी ने अपनी मर्जी से शादी की थी, इसीलिए उनके भाइयों ने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। इसीलिए सविता जी अपने मायके में भी नहीं जा सकती थी। इसीलिए सविता जी बिल्कुल ही अकेले पड़ चुकी थी। राजीव का लालन पोषण करना और नौकरी करना दोनों ही काम मुश्किल हो रहे थे। पहले तो वह नौकरी कर जाती थी तो उनकी बूढ़ी सास राजीव को देख लिया करती थी, लेकिन अब तो उन्हें ही राजीव को देखना था, और पेट भरने राजीव की अच्छी परवरिश के लिए नौकरी करना भी ज़रूरी था। रोज़ सुबह जल्दी उठकर सारे घर का काम निपटाती, फिर स्कूल के लिए निकलती थी। उन्होंने राजीव का भी अपने ही स्कूल में एडमिशन करवा लिया था। अब वह राजीव को अपने संग स्कूल ले जाती और अपने संग ही घर वापस लेकर आती थी। इसी तरह उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन अचानक उनका बड़ा भाई उन्हें रास्ते में मिल गया। उनके भाई ने उनकी स्थिति जानकर उन्हें दूसरी शादी करने की सलाह दी, जिस चीज़ के लिए सविता जी हमेशा मना करती थी।
लेकिन आज वही चीज़ उन्हें ठीक लग रही थी। उन्होंने सोचा कि मैं कितने दिनों तक राजीव को अकेले पाल सकूंगी। कल को मुझे कुछ हो गया तो उसे संभालने वाला भी कोई होना चाहिए जो मुझसे भी अच्छी उसकी परवरिश कर सके, और यह काम सिर्फ एक पिता ही कर सकता है। यही सोचकर उन्होंने अपने बड़े भाई से हाँ कर दी। उनके बड़े भाई ने भी उनके हाँ करने के बाद लड़का देखना शुरू कर दिया, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन उनका भाई लड़के वालों को लेकर आने वाला था, उसी दिन राजीव के दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। सविता जी राजीव को बर्थडे पार्टी में छोड़ने के लिए गईं। राजीव का दोस्त निखिल, उसका एक बड़ा भाई भी था श्याम, वह बर्थडे पार्टी में एक कोने में खड़ा हुआ था। सविता जी ने देखा सभी बच्चे चहक रहे हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वह बच्चा अकेले गुमसुम कोने में खड़ा हुआ था। गंदे पुराने से कपड़े पहने हुआ था। सविता जी ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम क्यों नहीं सब बच्चों के संग खेल रहे हो? वह बच्चा कुछ नहीं बोला और भागकर अंदर चला गया। तभी उस घर का नौकर आया और बोला, मैडम ये नहीं खेलेगा यहाँ पर। अगर इसे यहाँ पर खेलते हुए मालकिन ने देख लिया तो बेचारे को बहुत बुरी मार लगेगी। इसके पिता ने इसकी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी इस बच्चे के खातिर, लेकिन इसकी सौतेली माँ पहले तो इसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन बाद में जब उसका खुद का बच्चा हो गया तब से इस बच्चे की यही हालत है। ना तो बेचारे को ठीक से खाने के लिए मिलता है, ना पहनने के लिए। धीरे धीरे उसकी सौतेली माँ का रंग सामने आने लगा। बेचारी इस छोटे से बच्चे श्याम से नौकरों की तरह काम कराती है। जिस उम्र में हाथों में किताबें होने चाहिए थी, उस उम्र में वह बच्चा घर के बर्तन धो रहा है। सविता जी को ये सारी बातें सुनकर एक सदमा सा लगा। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या कोई माँ अपने बच्चे के संग ऐसा भी कर सकती है? लेकिन उस नौकर की बातों को सुनकर सविता जी ने दूसरी शादी करने का ख्याल अपने मन से पूरी तरीके से निकाल दिया था। ये सारी बातें सविता जी को अंदर तक झकझोर कर रख देती। सविता जी अपने गांव की ज़मीन और घर बेच के दिल्ली में शिफ्ट हो जाती हैं और वहीं के एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हैं और उसी में राजीव का भी एडमिशन करा लेती हैं। इसी तरह धीरे धीरे उनका गुजर बसर होने लगता है। धीरे धीरे इसी तरह समय व्यतीत होता गया और राजीव अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर उसे एक अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल जाती है। उसी ऑफिस की एक लड़की से राजीव को प्रेम हो जाता है। उसने यह बात अपनी माँ को बताई। सविता जी इस बात के लिए राजी हो जाती हैं क्योंकि वह चाहती थी उनके बच्चे को दुनिया की सारी खुशी मिले जो उन्हें नहीं मिल पाई। अब सविता जी ने अपने बेटे राजीव की शादी मीनाक्षी से कर दी। अब उनके घर में उनकी बहू मीनाक्षी भी आ चुकी थी। मीनाक्षी पढ़ी लिखी मॉडर्न ज़माने की लड़की थी। उसे घर के कामकाज करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, इसीलिए वह हर बात में किच किच किया करती थी। जब भी सविता जी उसे कोई काम करने के लिए कहती तो वह हमेशा ना नुकुर करके बात को टाल दिया करती थी। दूसरी तरफ राजीव मीनाक्षी से बहुत प्रेम करता था। इसी प्रकार से दिन गुजरने लगे। सविता जी को इस बात से भी कोई परेशानी नहीं थी। वह हमेशा सोचती थी, चलो नए ज़माने की लड़की है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं तब तक मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ। सविता जी ने भी अपने मन को अच्छी तरह से समझा लिया था। मैं हमेशा यही सोचती थी कि रही बात बहू की, वह खुद का उसका अपना जीवन है, जैसे चाहे वो जैसे जिए। सविता जी सारा काम देख लिया करती थी, इसलिए उनका परिवार बहुत ही खुशहाल तरीके से रह रहा था। मीनाक्षी और राजीव दोनों सुबह जल्दी नहा धोकर ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे, लेकिन एक दिन हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई।
एक दिन मीनाक्षी बाथरूम में नहाकर बाहर आई। उसने शायद शैम्पू की बोतल खुली ही रह गई थी। फर्श पर पानी पड़कर वह सारे बाथरूम में फैल चुका था और अनजाने में ही सही सविता जी नहाने के लिए बाथरूम में गईं। अचानक से उनका पैर बाथरूम के फर्श पर पड़े शैम्पू पर पड़ गया और वह फिसल कर गिर पड़ी। उनके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह बेहोश हो गई। उनकी चीख की आवाज़ सुनकर राजीव और मीनाक्षी दौड़े दौड़े बाथरूम में गए। सविता जी को देख इस हाल में उन्होंने तुरंत उठाकर अस्पताल लेकर भागे। 3 दिन तक वह बेहोश रहीं। चौथे दिन जब उनको होश आया तो पता चला उनका आधा शरीर पर लकवा मार गया है। उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। अपना आधा शरीर हिलाने में वह बहुत ही असमर्थ थी। यह सब कुछ देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहले तो राजीव ने उन्हें तसल्ली दी, माँ आप मत रोइए, हम हैं आपकी सेवा करने के लिए। राजीव के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सविता जी भगवान को धन्यवाद कर रही थी। भगवान आपने कितने अच्छे बेटे और बहू दिए हैं मुझको। लेकिन वह कहते हैं ना, जब किसी को बीमारी लग जाती है तो आदमी 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसकी सेवा कर सकता है, फिर वह व्यक्ति भी अपने हाथ खड़े कर लेता है और उस बीमार व्यक्ति से घृणा करने लगता है। बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने माता पिता की सेवा करते हैं। पूरे 1 हफ्ते बाद सविता जी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और सविता जी को उनके घर पर लाया जाता है। अब धीरे धीरे 2-4 दिन बीत जाते हैं। उनका बेटा और बहू मिलकर उनकी खूब सेवा करते हैं। धीरे धीरे बहू बेटे का मन उनकी सेवा से उगने लगता है। उनके गंदे सूसू पोटी के कपड़े साफ करते करते मीनाक्षी तंग आ चुकी थी। उन्हें देख देख कर अब उसे उल्टियाँ भी होने लगी थीं। इसीलिए मीनाक्षी अब उनसे दूर ही रहने लगी। उसने सविता जी की सेवा करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था और सविता जी की सारी जिम्मेदारी घर के नौकर को दे दी। नौकर भी तो नौकर ही होता है, वह बेचारा अकेला क्या क्या करता। घर के काम करने के बाद उसे जितना समय मिलता उतनी देर वह सविता जी की सेवा किया करता था, फिर अपने दूसरे घर के कामों में लग जाया करता था। क्योंकि मीनाक्षी को तो घर के काम आते ही नहीं थे, सारे काम सविता जी ही संभालती थी। इसीलिए नौकर अगर घर के कामों में थोड़ी भी देर करता तो उसे खूब सुनाती थी और जब शाम को राजीव ऑफिस से घर आता तो उसके आगे अपने तानों का पिटारा खोल कर रख देती थी। मीनाक्षी ने राजीव का जीना दुश्वार कर दिया था। तुम तो ऑफिस चले जाते हो और यहाँ तुम्हारी माँ बार बार मुझे परेशान करती रहती है। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हारे संग शादी की थी कि तुम्हारी माँ की सूसू पोटियाँ साफ करती रहूं? अपनी पत्नी के मुंह से रोज रोज वही तानों भरी बातें सुनकर राजीव भी तंग आ चुका था। पास के कमरे में लेटी हुई सविता जी बहू की सारी बातें सुन रही थीं। बहू की बातें सुनकर सविता जी को अपनी हालत पर रोना आ रहा था। उन्होंने सोचा था बुढ़ापे में बेटा मेरी सेवा करेगा, लेकिन होता कुछ और ही है। अब तो बेटे और बहू को सविता जी बोझ लगने लगी थी। बिस्तर में पॉटी करने की वजह से सविता जी उनको कचरे के समान लगने लगी थी। वो कचरा दिन प्रतिदिन और बदबू करने लगता है, जिससे लोग जल्दी से जल्दी घर से बाहर फेंकना चाहते हैं। वह माँ जिन्होंने बचपन में अपने बच्चों का मल मूत्र साफ किया था, अब इस बच्चे की नज़रों में एक कचरे के डिब्बे के समान थी। एक दिन की बात है, मीनाक्षी के कुछ फ्रेंड्स घर पर आए थे। उस दिन मीनाक्षी का जन्मदिन था। बहुत ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा था और वहीं पर पास के कमरे में सविता जी लेटी हुई थी। दरवाज़ा खुला हुआ था, वह भी बाहर के नज़ारे देख रही थी। इसी समय उन्हें बहुत ज़ोर से प्रेशर लग रहा था। नौकर भी पार्टियों की तैयारी में बिजी था। सविता जी ने इशारे से बुलाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ देखा भी नहीं। उनकी तरफ देखने के लिए लोगों के पास समय ही नहीं था। सब जन्मदिन की पार्टी में मनाने में मशहूर थे। अब बहुत ज़ोर से म्यूज़िक चल रहा था। अनेक प्रकार के खाने पीने की चीज़ें भी रखी हुई थीं, लेकिन सविता जी के चेहरे की तरफ किसी ने भी नहीं देखा। सविता जी को अब बर्दाश्त करने की सीमा नहीं रही थी और उन्होंने चारपाई पर ही टॉयलेट कर लिया था। टॉयलेट बहता हुआ कमरे से बाहर आ गया। टॉयलेट करने की वजह से पूरे घर में बदबू फैल गई थी। डांस करते करते मीनाक्षी की एक फ्रेंड का पैर टॉयलेट पर पड़ गया, जिस वजह से वो फिसल गई और वहीं से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। लोगों ने सोचा ये गंदी सी बदबू कहाँ से आ रही है और यहाँ पार्टी हॉल में पानी कहाँ से आ गया। तब मीनाक्षी ने अपनी सास की ओर देखा। उसकी सास बहुत ही दर्दनीय स्थिति में आंखों को नीचे किए लगातार रोए जा रही थी। मीनाक्षी को यह सब देखकर भी दया नहीं आई। इसकी सहेलियां भी पूछ रही थी, क्या हुआ मीनाक्षी, यह गंदी सी बदबू कहाँ से आ रही है। इस समय उसने अपनी सारी फ्रेंड को घर भेज दिया। मीनाक्षी का गुस्सा साथ में आसमान पर था। आखिर आज उसका बर्थडे था, जो सविता जी की वजह से खराब हो चुका था। गुस्से में वह सविता जी को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाकर वहीं पर पटक देती है। सविता जी आशा भरी नज़रों से देखते हुए बाथरूम में ही पड़ी रहीं। मीनाक्षी ने नौकर से सारी गंदगी साफ करने के लिए कहा और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। और फिर शुरू हो गई उसके तानों की बाढ़। अपने पति राजीव को भरा बुरा सुनाने लगी, आज तो हद ही कर दी तुम्हारी माँ ने। इतने मेहमानों के बीच में मेरी बेइज्जती कर दी। अब तो घर में अपनी फ्रेंड को बुलाना भी मुश्किल हो गया है। इस बुढ़िया की गंदगी दिन रात देखनी पड़ती है। आज तो बुढ़िया ने सबके सामने मेरी नाक ही कटवा दी। क्या सोच रही होंगी मेरी फ्रेंड। मीनाक्षी की बातें सुनकर भी उनके बेटे को उन पर जरा भी दया नहीं आई। मीनाक्षी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब राजीव भी अपनी माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। बेचारा नौकर सविता जी को साफ सुथरा करके कपड़े पहनाकर उनके कमरे में ले जाता है। सुबह से सविता जी ने कुछ नहीं खाया था। फिर नौकर उनके लिए थोड़ा सा खाना लेकर आता है और उन्हें खाना खिलाता है। जिस बेटे को जन्म दिया उस बेटे से अच्छा तो वह नौकर था जो सविता जी की सेवा कर रहा था। नौकर की सेवा भाव देखकर सविता जी अपने मन में सोच रही थी, जिस बेटे के लिए मैंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, दिन रात कड़ी मेहनत करी, उसकी हर इच्छाएं पूरी करी, पिता बनकर उसके हर दौड़ धूप में उसका साथ दिया, आज वही बेटा अपनी माँ को कुछ नहीं समझ रहा था। उससे तो अच्छा यह नौकर है, कम से कम पैसों के लिए ही सही मेरी सेवा तो कर रहा है। आंखों में आंसू लिए सविता जी रात इसी तरह बीत जाती है। उस दिन के बाद घर का माहौल सन्नाटे में बदल गया था, मानो जैसे किसी की शोक सभा चल रही हो। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद राजीव को कंपनी की तरफ से एक लेटर आता है। कुछ दिनों के लिए उसे कंपनी की तरफ से दौरे पर जाना था। यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब तो उसकी पत्नी और भी खुश हो गई। चलो कुछ दिन के लिए ही सही इस बुढ़िया से पीछा तो छूटेगा। अब दोनों ही बड़े ज़ोर शोर से अपनी तैयारी करने लगे। अपनी पत्नी के साथ पैकिंग कर कर सारे कमरों में ताला लगाकर केवल सरिता जी वाला कमरा खुला छोड़कर नौकर को समझाकर चाबी खुद लेकर चला जाता है। नौकर को हिदायत देता है, तुम माँ का ध्यान रखना, उनका समय समय पर खिलाना पिलाना और दवाई देना, और यह रखो थोड़े से पैसे, बाकी कोई भी परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। वैसे तो मैं 15 से 20 दिन में वापस आ जाऊंगा। अब राजीव अपनी सारी जिम्मेदारियां नौकर के ऊपर छोड़कर अपनी पत्नी के संग हंसी खुशी घूमने के लिए चला जाता है और पीछे से बच जाते हैं माँ और नौकर। नौकर एक अच्छे सेवक की तरह सविता जी की सेवा करने लगता है।
उसे वैसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह सविता जी की देखभाल करता था। सविता जी भी नौकर से बहुत खुश थी। एक दिन सुबह सविता जी की दवाई का समय हो गया था। नौकर ने किचन में जब खाना बनाने गया तो देखा खाना बनाने का सारा सामान ख़त्म हो गया था। अब वह क्या बनाए जिसे खिलाकर सविता जी को दवाई दी जा सके। फिर उसे याद आया कि राजीव उसे कुछ पैसे देकर गया था। वह जल्दी से मार्केट गया और खाने पीने का सामान खरीद कर आ ही रहा था कि तभी अचानक बेकाबू होती हुई एक कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि वह नौकर दूर जाकर कहीं गिरा। उसके सिर से बुरी तरह से खून निकल रहा था। लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि सर में चोट लगने की वजह से हालत बहुत ही गंभीर है। इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। और कुछ ही समय के बाद नौकर ने भी अपना दम तोड़ दिया। बेचारा नौकर जो सविता जी को एकमात्र सहारा था, वह भी आज उन्हें छोड़कर चला गया था। इधर नौकर से घर से निकलते समय बाहर से ताला लगाकर गया था। उसने सोचा घर में ताला नहीं लगाऊंगा और दरवाज़ा खुला हुआ होगा तो कोई भी चोर घर के अंदर घुस जाएगा। यही सोचकर नौकर बाहर से ताला बंद करके चाबी अपने संग ले गया था। बेचारी सविता जी भूखी प्यासी उसी कमरे में तड़पने लगी। आंखें फाड़ फाड़ के नौकर की राह देख रही थी। नौकर को आवाज़ लगाकर बुलाने की कोशिश भी कैसे करती, उनके मुंह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। भूखी प्यासी गंदगी में पड़े पड़े 15 दिन हो जाते हैं। 16वें दिन बिना कुछ खाए पिए भूख से तड़प तड़प कर सविता जी की जान निकल जाती है और वह भगवान को प्यारी हो जाती हैं। इस मतलबी दुनिया को छोड़कर सविता जी सारे कष्ट से मुक्त होकर भगवान के पास जा चुकी होती हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि सविता जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। इतनी दर्दनाक मौत भगवान किसी को न दे। सविता जी को मरे हुए 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने बाद वह लाश बंद कमरे में ही थी। राजीव भी 15 दिनों का बोल कर गया था और लेकिन 1 महीना उसे हो चुका था। अब उसने एक दिन माँ का हालचाल पूछने के लिए घर पर फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। बार बार फ़ोन करने पर भी जब फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था तब राजीव को थोड़ी सी घबराहट होने लगी और वह जल्दी से अपने घर लौटकर वापस आया। घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने बाहर से नौकर को काफ़ी आवाज़ लगाई पर किसी ने भी उसकी आवाज़ को नहीं सुना। फिर उसको याद आया कि उसके पास घर की दूसरी चाबी है। उसने चाबी से घर का दरवाज़ा खोला और अंदर गया। घर के अंदर घुसते ही उसे बहुत ही अजीब लगा। घर के अंदर चारों तरफ बहुत ही गंदी बदबू फैली हुई थी। चारों तरफ धूल मिट्टी, घर में सन्नाटा सा छाया हुआ था। सबसे पहले वे अपने माँ के कमरे की तरफ जाता है। अंदर जाकर देखा तो अंदर का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और धड़ाम से चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर जाता है। सामने देखा तो सविता जी का मृत शरीर कीड़े मकोड़े लगे हुए थे जो किसी कंकाल के भांति दिखाई दे रहा था। मानव कंकाल रूपी सविता जी अपने बेटे बहू की प्रतीक्षा कर रही थी। यह देखकर उस बेटे को बहुत ही पछतावा हुआ और उस दिन अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। जिस माँ ने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया था, उस माँ के लिए क्या मैं कुछ दिनों की नौकरी नहीं त्याग सकता था? धिक्कार है मुझ जैसे बेटे पर जो उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर चला गया जिस समय उन्हें मेरी बहुत ज़रूरत थी और मैं इस दुनिया के मज़े ले रहा था। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तो आपसे माफ़ी भी नहीं मांग पाया। राजीव ने कंकाल रूपी अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और हमेशा पछतावे की आग में जलता रहा।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या बेटे ने अपनी माँ को छोड़कर सही किया? किसी के मर जाने के बाद पछताने से क्या फ़ायदा? समय रहते अगर उसने अपनी माँ की देखरेख की होती तो शायद आज स्थिति कुछ और ही होती और शायद सविता जी आज जिंदा होती। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।